हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पार्थोस फिजिक्स। तो देखो, मैं ये फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ कि मैं हिंदी में पढ़ाऊँगा आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए, सारे बोर्ड के लिए, क्योंकि मैं जो पढ़ाऊँगा वो एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। ठीक है, तो मेरा जो वीडियो आता था पहले वो बंगाली में आता था। मैं दोनों ही में वीडियो करूँगा, मतलब बंगाली लैंग्वेज भी करूँगा और हिंदी में भी करूँगा। ठीक है, लेकिन हिंदी का जो वीडियो आएंगे वो आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड का क्लास 10, क्लास 9, क्लास 11 एंड क्लास 12 का आएगा फिजिक्स का। ठीक है, तो मैं आज शुरुआत करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। ठीक है, तो देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, तो इसको शुरुआत करने से पहले मैं कुछ चीज़ बता देना चाहता हूँ। वो ये है कि मेरा एक पेज है, फेसबुक पेज, मेरा एक फेसबुक ग्रुप है। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, और मैं एक वेबसाइट भी लॉन्च करूँगा, उसका नाम होगा पार्थोस फिजिक्स। वो 1 या फिर 2 महीने बाद करूँगा। ठीक है, उस चैनल में मतलब सारे कुछ दे दूँगा, सारे पीडीएफ भी दे दूँगा, आपका हेल्प होगा बहुत। ठीक है, तो मैं देखो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाने की पहले मैं कुछ चीज़ बता देना चाहता हूँ। वो है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, वो होता क्या है, हम इलेक्ट्रिसिटी को कैसे जनरेट करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कंट्रोल करते हैं या फिर रेगुलेट करते हैं, ये सारे चीज़ आज बताऊंगा मैं खुल करके। मैं ओवरव्यू दूंगा एक। तो जो पढ़ाऊंगा वो पहले मैं बता देता हूँ कि पहला है इलेक्ट्रिक चार्ज, और मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। दूसरा है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तीसरा है इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। चौथा है एग्जाम्पल। ठीक है, पढ़ाने की बात एक एग्जाम्पल दूंगा, और जो पढ़ाऊंगा वो एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, मतलब इसका जो स्टैंडर्ड है वो हाई रहेगा। ठीक है, और मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको इजी तरीके से समझा पाऊँ। ठीक है, तो देखो ये जो स्टार में दे रखा हूँ इलेक्ट्रिक नेटवर्क, ये भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक सर्किट को समझने के पहले ये इलेक्ट्रिक नेटवर्क आपको समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो पहले मैं ये बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। इसके आगे मैं बताता हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट को हम जनरेट कैसे कर सकते हैं। जनरेशन, देखो ये जो टॉपिक है वो आपकी क्लास में नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इसको छोटा रखने के लिए। ठीक है, इजी रखने के लिए। आप सिर्फ समझो कि जनरेशन कैसे होता है। मैं बस ऊपर ऊपर से समझाऊंगा इसको, डिटेल से नहीं समझाऊंगा, क्योंकि ये जो चीज़ें जनरेशन और नेटवर्क ये आपका सिलेबस में नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ इसलिए कि आपको इलेक्ट्रिसिटी में इंटरेस्ट हो। ओके, तो देखो ये जो चीज़ है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो कैसे होता है। तो देखो एक पावर प्लांट होता है। पावर प्लांट का मतलब क्या होता है, जिस जगह से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। देखो उस पावर प्लांट में एक चीज़ होता है, वो होता है, उसका नाम होता है ऑल्टरनेटर। ठीक है, ऊपर ऊपर से बताऊंगा, उसका नाम होता है क्या, ऑल्टरनेटर। ठीक है, ये ऑल्टरनेटर क्या होता है। तो देखो जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका क्लासिफिकेशन हम करेंगे तो देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट 2 तरीके की हो सकता है। एक होता है डीसी करंट और दूसरा होता है एसी करंट। इस डीसी करंट का मतलब क्या होता है, तो देखो डीसी करंट का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। इसका मतलब होता है डायरेक्ट करंट। ठीक है, और जो एसी करंट होता है उसका मतलब होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट। अब इसका अगला क्वेश्चन ये आता है कि ये डायरेक्ट करंट का यूज़ हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो देखो इस डायरेक्ट करंट का जो इम्पोर्टेंस है, इसका जो यूज़ है, वो हम बहुत साल पहले करते थे। हम बहुत मतलब 40 या फिर 50 साल पहले करते थे डायरेक्ट करंट का यूज़। ठीक है, लेकिन इस डायरेक्ट करंट का जो एफिशिएंसी है, मतलब इसका काम करने का जो तरीका है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम आज इस मॉडर्न एज पे जो इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट का।
मतलब हमारे घरों में जो करंट आता है, मतलब जो सप्लाई आता है, उस वो जो करंट होता है वो होता है इस ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। लेकिन पहले ज़माने में जो होता था उसका जो करंट था वो था डायरेक्ट करंट, ओके। अब सवाल ये आता है, ये जो ऑल्टरनेटर है, ये ऑल्टरनेटर क्या करता है? देखो, ऑल्टरनेटर होता है एक मोटर की तरह। हम जानते हैं मोटर क्या करता है, ठीक है। उसके अंदर मैग्नेट होता है, उसके अंदर कॉपर वायर होता है, वो घूमता है, कॉपर वायर घूमने की वजह से वो करंट जनरेट होती है, ठीक है। तो वो जो करंट जनरेट होती है वो होता है ऑल्टरनेटिंग करंट या फिर एसी करंट। तो देखो, डायरेक्ट करंट मतलब क्या है? डायरेक्ट करंट मतलब ये है कि जो करंट का वैल्यू है या फिर डायरेक्शन है वो टाइम के साथ साथ कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और जो ऑल्टरनेटिंग करंट है उसका जो मैग्नीट्यूड है या फिर डायरेक्शन है वो टाइम के साथ साथ चेंज होता है, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिंग का मतलब ही ये है, ऑल्टरनेट करता है, मतलब जो मैग्नीट्यूड है या फिर डायरेक्शन है वो ऑल्टरनेट करता है। लेकिन डायरेक्ट करंट की जो चीज़ है वो क्या है, इसका जो मैग्नीट्यूड है या फिर डायरेक्शन है वो ऑल्टरनेट नहीं करता है, वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो ये जो ऑल्टरनेटर है वो क्या करते हैं, वो इस ऑल्टरनेटिंग करंट को जनरेट करता है, मतलब एसी करंट को जनरेट करता है। ये एसी करंट क्या होता है? ये एसी करंट ऑल्टरनेटर से बाद में, ऑल्टरनेटर की बाद में ये एसी करंट को पहुंचाना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो करंट जनरेट हो रही है वो एक पावर प्लांट में हो रही है। पावर प्लांट किसको कहते हैं? जिस प्लांट पे पावर को जनरेट करते हैं उस प्लांट को कहते हैं पावर प्लांट। तो ऑल्टरनेटर रहता है वो पावर प्लांट में, जनरेट होता है एसी करंट। इस एसी करंट को घरों में पहुंचाने के लिए कुछ चाहिए। क्या चाहिए? वो जो चीज़ चाहिए उसको कहते हैं कंडक्टर, ठीक है। बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा मैं कंडक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, ठीक है। तो ये जो एसी करंट है, इस एसी करंट को घरों तक पहुंचाने के लिए क्या ज़रूरत है? किसकी ज़रूरत है? कंडक्टर की ज़रूरत है। वो कंडक्टर की मदद से एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से करंट को हम एक जगह से, मतलब पावर प्लांट से घरों तक पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ये आता है कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या चीज़ है? तो देखो, इसको समझने के लिए एक चीज समझना ज़रूरी है, वो है इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो, जो मेटेरियल है वो, उसका जो क्लासिफिकेशन है, मेटेरियल का जो क्लासिफिकेशन है वो 3 क्लासिफिकेशन है। मतलब वो क्या कहते हैं उसको, मतलब अगर समझो, हम अगर मेटेरियल को डिवीजन करेंगे, मेटेरियल को क्लासिफिकेशन करेंगे तो देखेंगे कि इसका तीनों डिवीजन हो सकता है। वो क्या है? एक होता है कंडक्टर, वन इज कंडक्टर, द अदर वन इज insulator and the last one is semiconductor। तो देखो, ये 2 चीज़ जो है, मतलब इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगा इसको ऊपर ऊपर से समझाने के लिए, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है, ठीक है। ये इंसुलेटर क्या होता है, ये सेमीकंडक्टर क्या होता है, ये समझना ज़रूरी है। तो हल्का हल्का समझाऊँगा, कुछ डीप पे नहीं जाऊँगा। पहले ये समझते हैं कि कंडक्टर क्या होता है। देखो, कंडक्टर हम किसको कहते हैं? कंडक्टर का मतलब क्या होता है? कंडक्टर का मतलब यही होता है कि वो कुछ कंडक्ट करेगा। कंडक्ट का मतलब क्या होता है? देखो, अगर एक रिवर है तो रिवर में क्या होता है? रिवर में जो वाटर होता है या फिर जो पानी होता है वो एक जगह से दूसरी जगह पर कंडक्ट करते हैं, मतलब जाते हैं। मतलब वो जो रिवर है वो क्या कर रहा है? वो वाटर को कंडक्ट कर रहा है, ओके। और उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वाटर करंट, ओके। तो सेम यहां पर होता है, जो कंडक्टर होता है
अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे हम, तो जो कंडक्टर होता है उसके अंदर बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन होता क्या है। तो देखो, सारे जो मटेरियल है, सारे जो ऑब्जेक्ट है, उसका जो बहुत छोटा पार्ट है वो होता है एटम। ठीक है, इस एटम में क्या क्या होता है? इस एटम में होता है न्यूक्लियस और होता है इलेक्ट्रॉन। इस न्यूक्लियस में क्या रहता है? इस न्यूक्लियस में रहता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इस न्यूक्लियस के बाहर घूमता है। ठीक है, न्यूक्लियस को एक जगह पर रख के उसकी हर दिशाओं में घूमता है इस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब ये समझो कि ये अगर एक न्यूक्लियस है तो इसके बाहर एक ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में घूमता है, कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन घूमता है। ठीक है, और न्यूक्लियस में कौन रहता है? प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अब देखो, ये जो प्रोटॉन है और जो इलेक्ट्रॉन है उसका घूमना पॉसिबल नहीं है कि क्यों नहीं है? क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर रहता है, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूट करता है न्यूक्लियस को। तो ये जो प्रोटॉन है या फिर न्यूट्रॉन है, इसका घूमना पॉसिबल नहीं है। घूमता कौन है? घूमता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसकी चारों दिशाओं पे ये घूमता है इलेक्ट्रॉन। अब देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट का जो नंबर है वो नंबर वेरिएट होता है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि न्यूक्लियस के पास में एक ऑर्बिट रहता है और दूर एक ऑर्बिट रहता है। ठीक है, इस सारे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मौजूद रहता है और इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो इस एटम का जो लास्ट ऑर्बिट है, मतलब लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत कम है। क्यों कम है? तो देखो, एक न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के अंदर जो डिस्टेंस है वो जब बढ़ेगा तो अट्रैक्शन कम होगा। तो अट्रैक्शन कम होने की वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्यों कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस करने के लिए, मतलब क्या कहते हैं, बॉन्ड करने के लिए मदद करता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करता है? वो उसको अगर एनर्जी दे दिया जाए, ठीक है, वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको अगर एनर्जी दे दिया जाए तो वो क्या होता है? जो अट्रैक्शन फोर्स होता है न्यूक्लियस के साथ, उस अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ता हुआ बाहर निकलता है। ठीक है, तोड़ता हुआ बाहर निकलता है। ठीक है, और बाहर निकलने की वजह से वो क्या होता है? वो फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम अगर एनर्जी देंगे तो ये क्या होगा? ये फ्री हो जाएगा। अब देखो, एक कंडक्टर है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम अगर एनर्जी नहीं देते हैं कोई कंडक्टर को तो इलेक्ट्रॉन फ्री कैसे होता है? ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। तो देखो, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देने के लिए जो चाहिए वो बाहर से सप्लाई करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन फ्री कैसे होता है? ये सवाल जरूरी है होना। तो देखो, अगर हम इलेक्ट्रॉन को थर्मल एनर्जी देंगे या फिर कोई भी एनर्जी देंगे, वो एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेंगे, करने के बाद वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक समझो एक इलेक्ट्रॉन है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अगर उसके अंदर एनर्जी दे दिया जाए, एनर्जी मतलब क्या होता है? थर्मल एनर्जी। ठीक है, थर्मल एनर्जी जो हीट के लिए प्रोड्यूस होता है, जो ये जो एनर्जी है, ये थर्मल एनर्जी, इसको अगर दे दिया जाए तो वो क्या होता है? वो फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब देखो, जो कंडक्टर है उसका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर हाई रहता है। क्यों हाई रहता है? मतलब अगर समझो ये कि एक कंडक्टर है, आपके घर में एक कंडक्टर है,
उस कंडक्टर का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 27 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करने के लिए इनफ है। ठीक है, तो देखो समझो एक कंडक्टर है, मतलब एक कॉपर है। कॉपर एक क्या होता है? कंडक्टर होता है। कॉपर होता है कंडक्टर, सिल्वर होता है कंडक्टर, गोल्ड होता है कंडक्टर। लेकिन हम जो यूज़ करते हैं वो कॉपर को यूज़ करते हैं। ठीक है, क्यों यूज़ करते हैं वो बाद में बताऊंगा, लेकिन कॉपर को यूज़ करते हैं। तो समझो ये कॉपर वायर है या फिर कॉपर कंडक्टर है। इसके अंदर पहले बहुत वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है, पहले से ही बहुत वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो देखो अगर हम इस कॉपर को रूम टेम्परेचर में रख देंगे तो इसका जो थर्मल एनर्जी है वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि रूम टेम्परेचर 25 या फिर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है या फिर मान लो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसकी वजह से उसका जो थर्मल एनर्जी है वो बढ़ जाएगा। बढ़ने की वजह से उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो उस थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। किसकी वजह से कन्वर्ट होगा? थर्मल एनर्जी की वजह से। थर्मल एनर्जी की वजह से। ठीक है, अब देखो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये तो हो चुका है, मतलब इसका जो जनरेशन है वो तो कंप्लीट हो चुका है। इसकी आगे क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कैसे फ्लो करेगा? तो देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है यही एक मेटेरियल है, मतलब यही एक एलिमेंट है जो इलेक्ट्रिक करंट के लिए रीजन है। मतलब इलेक्ट्रिक करंट का जो जनरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। इस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इसका जो साइन है वो पता है सबको, क्या होता है? नेगेटिव साइन। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, इस फ्री इलेक्ट्रॉन का जो साइन है वो क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये होता है इस इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज नेगेटिव तो होता है, मतलब माइनस तो होता है, पॉजिटिव होता है। तो देखो पॉजिटिव चार्ज हम किसको कहेंगे? प्रोटॉन को कहेंगे, क्योंकि प्रोटॉन का जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन की बराबर है, लेकिन उसका चार्ज है पॉजिटिव चार्ज। तो देखो ये जो प्रोटॉन है ये प्रोटॉन न्यूक्लियस में है, तो न्यूक्लियस की बाहर आने के लिए मतलब न्यूक्लियस की बाहर ये प्रोटॉन जा नहीं सकता। क्यों जा नहीं सकता? क्योंकि न्यूक्लियस का जो फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स, वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम प्रोटॉन को नहीं निकाल सकते। हम क्या कर सकते हैं? हम इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन से फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोटॉन है या फिर जो न्यूट्रॉन है उसको हम नहीं निकाल सकते। तो देखो न्यूट्रॉन जो होता है उसका साइन क्या होता है? जीरो होता है। क्यों होता है? वो एक न्यूट्रल चार्ज है, मतलब उसका साइन ना होता है पॉजिटिव ना होता है नेगेटिव। ठीक है, तो जो होता है सारे खेल होता है इस इलेक्ट्रॉन की वजह से। इसलिए हम इलेक्ट्रॉन जो करंट है, मतलब इलेक्ट्रिक जो करंट है वो क्यों फ्लो करता है? इस इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो करता है। अब देखो एक चीज होता है इसमें, वो होता है, तो हम ये समझ लिया कि कंडक्टर क्या होता है। इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे रहते हैं, उसको कहते हैं कंडक्टर। कब रहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन? अगर थर्मल एनर्जी बहुत ज़्यादा है तब वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो सवाल ये आता है कि इंसुलेटर क्या होता है और सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो देखो इंसुलेटर बिल्कुल ऑपोजिट है इस कंडक्टर की जो नेचर है। इस नेचर से इंसुलेटर का जो नेचर है वो बहुत
ऑपोजिट है, मतलब बिल्कुल ही ऑपोजिट है। मतलब इसके अंदर, इंसुलेटर के अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। मतलब अगर आप इसकी जो थर्मल एनर्जी है वो अगर आप मतलब इसको आप इंक्रीज कर सकते हो, बहुत इंक्रीज कर सकते हो, इंक्रीज करने के बाद भी इसका जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके लिए जो थर्मल एनर्जी है वो इस अट्रैक्शन फोर्स को नहीं डोमिनेट कर सकते हैं। इसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन से फ्री इलेक्ट्रॉन पर कन्वर्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, अब आता है ये सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो देखो, सेमीकंडक्टर को जो नेचर है वो ये कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में रहता है। ठीक है, मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि इसका अगर थर्मल एनर्जी हम बढ़ाएंगे तो देखेंगे कि इसका जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज़्यादा भी नहीं होंगे और बहुत कम भी नहीं होंगे। वो क्या होंगे? वो बीच में होंगे। मतलब कंडक्टर जो है और जो इंसुलेटर है उसके बीच में होंगे। ठीक है, उसका जो फ्री इलेक्ट्रॉन की नंबर्स है वो बीच में होंगे। ठीक है, ये हम किस जगहों पे यूज़ करते हैं? तो देखो, सेमीकंडक्टर के यूज़ इस मॉडर्न एज में बहुत ज़्यादा है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है, मतलब आप कह लो कि मोबाइल है, आपके पास लैपटॉप है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट है, उसके अंदर जो काम करता है, जो चीज़ काम करता है सबसे ज़्यादा, वो होता है सेमीकंडक्टर। ठीक है, इस सेमीकंडक्टर का जो एग्जांपल है वो होता है सिलिकॉन, जर्मेनियम। इस इंसुलेटर का जो एग्जांपल है वो क्या होता है? वुड, पेपर, ये होता है इस इंसुलेटर। और कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर का एग्जांपल है कॉपर वायर, गोल्ड, सिल्वर, ये होता है कंडक्टर का एग्जांपल। ठीक है, तो हम बात करेंगे इस कंडक्टर को लेकर के। तो देखो, इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि इलेक्ट्रिक करंट कब फ्लो करेगा। हम किसको कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट, और इसको फ्लो करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। तो देखो, इलेक्ट्रिक जो करंट है वो फ्लो करेंगी अगर आप जो कंडक्टर है उसको क्लोज कर दोगे। इसका बहुत सारे कंडीशन है, लेकिन पहला कंडीशन मैं बताया, क्या बताया? कि जो कंडक्टर होता है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है, वो कंडक्टर क्लोज होना ज़रूरी है। ठीक है, मतलब अब ये समझो कि एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर अगर क्लोज है तो ही पॉसिबल है कि इसके अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करेगा। ठीक है, लेकिन ये जो पहला कंडीशन है वो फुलफिल नहीं होगा जब तक अगर आप कंडक्टर की अंदर कोई भी सेल नहीं घुसाओगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा। मतलब समझो आपके पास एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर को आप क्लोज कर दिया, इसका मतलब ये है कि वो उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेंगे? नहीं करेंगे। तो क्या होगा? जो इलेक्ट्रिक, मतलब जो कंडक्टर है उसको अगर हम इलेक्ट्रिक सेल से कनेक्ट करेंगे, ये सेल है, मतलब आप समझो बैटरी है, बैटरी एक सेल की तरह काम करता है, एक सेल ही है, वो सेल की तरह नहीं काम करता, एक सेल ही है बैटरी। तो अगर आप बैटरी से कोई भी कंडक्टर को क्लोज कर दोगे तो क्या होता है? वो एक क्लोज्ड पाथ बन जाएगा और उस क्लोज पाथ में क्या होगा? इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करने की वजह से वहाँ पे एक करंट जनरेट होंगी। मतलब हम करंट किसको कहेंगे? अगर इलेक्ट्रिक चार्ज कंडक्टर के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे तो हम कहेंगे वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक करंट मौजूद है। ठीक है, तो देखो, ये इलेक्ट्रिक एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हम सेल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करने के बाद क्या होता है? इसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करेंगे, मूव करके एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि इलेक्ट्रिक जो चार्ज है वो कौन सी जगह से स्टार्ट करके कौन सी जगह पर पहुंचेंगे। तो देखो, ये जो सेल है
ये सेल कनेक्ट करने की बात जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे इस तरीके से, ठीक है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेंगे। क्यों फ्लो करेंगे? क्योंकि ये जो सेल है, इस सेल का बड़ा वाला जो पार्ट है वो होता है पॉजिटिव प्लेट और छोटा वाला जो पार्ट है वो होता है नेगेटिव प्लेट। इस नेगेटिव प्लेट का मतलब क्या होता है? इस नेगेटिव प्लेट का मतलब ये होता है कि इसका जो पोटेंशियल है वो बहुत कम है। अब ये पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन इसके पहले मैं ये बता देता हूँ कि जो छोटा वाला पार्ट है उसका जो पोटेंशियल है वो बहुत कम है और जो बड़ा वाला पार्ट है उसका जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है। इसके लिए जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव साइन से पॉजिटिव साइन की तरफ जाता है। मतलब इसका जो मोशन होता है वो होता है ऐसे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन हम जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, वो क्या होता है? वो होता है पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ठीक है। मतलब एक पॉजिटिव चार्ज, समझो एक पॉजिटिव चार्ज है, वो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट होगा उसका डायरेक्शन भी लेफ्ट से राइट की तरफ होगा, ठीक है। लेकिन एक जो इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज क्या है? उसका चार्ज है नेगेटिव। अगर ये इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो जाएगा राइट से लेफ्ट की तरफ। मतलब इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन वो होता है बिल्कुल ऑपोजिट, और इलेक्ट्रिक करंट और पॉजिटिव चार्ज का जो डायरेक्शन वो होता है सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो सर्किट है, मतलब ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर जो करंट होगा उसका डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज, ठीक है। क्यों क्लॉकवाइज? क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जो करंट है वो फ्लो करेगा क्लॉकवाइज, ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट। ओके, तो इसका कंडीशन क्या है? उसका कंडीशन ये है कि एक सेल को रहना जरूरी है और जो कंडक्टर है उसका क्लोज्ड होना जरूरी है। क्लोज्ड क्यों होना जरूरी है? क्योंकि देखो अगर हम कंडक्टर को इस जगह पे तोड़ देते हैं, मतलब इस जगह पे अगर ब्रेक कर देते हैं तो क्या होगा? तो जो इलेक्ट्रॉन है वो जा नहीं पाएगा, क्योंकि ये जो एरिया है ये ब्रेक हो चुका है। तो इसके कारण क्या होगा? जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो नहीं जा पाएगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक करंट भी नहीं फ्लो होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये मैं क्यों समझा रहा हूं? तो देखो एक कंडक्टर अगर क्लोज होंगे तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब समझो, अच्छा पहले ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिक नेटवर्क होता क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रिक सर्किट को समझने के पहले इलेक्ट्रिक नेटवर्क को समझना ज़रूरी है। तो इलेक्ट्रिक नेटवर्क क्या होता है वो पहले समझते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक नेटवर्क, तो देखो हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि मैं कैसे समझाता हूँ, ठीक है, ये ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि मेरा लैंग्वेज क्या है, बंगाली है या फिर हिंदी है, समझने का जो तरीका है, मतलब पढ़ाने का जो तरीका है वही इम्पोर्टेंट है। तो आप प्लीज़ बताइए कैसा हुआ जो टीचिंग स्टाइल है वो कैसा रहा, ठीक है। अब प्लीज़ कमेंट करके ये बताइए, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिक नेटवर्क होता क्या है? तो देखो हम इसका नाम तो सुना है ना, रजिस्टर क्या होता है, नाम तो सुना है, ठीक है, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। तो देखो ये जो एलिमेंट है, मतलब ये जो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है, अगर इस एलिमेंट की मदद से हम कोई भी एक इंटरकनेक्शन बना लेते हैं तो उस इंटरकनेक्शन को कहते हैं इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, ठीक है। मतलब समझो आपके पास एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस से आप ये एक सेल है, सेल के साथ कनेक्टेड है, एक रेजिस्टेंस है और एक सेल है जो आपस में कनेक्टेड है। और समझो एक कैपेसिटर है, मतलब एक इंडक्टर है, इस इंडक्टर ऐसे है, ठीक है, ऐसे है इंडक्टर, मतलब ये सेल के साथ कनेक्टेड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप देख पा रहे हो कि यहां पर ब्रेक है कंडक्टर, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस है वो कनेक्टेड है सेल की आपस में कनेक्टेड है सेल के साथ में, लेकिन ये जो इंडक्टर है ये इंडक्टर सेल के साथ में कनेक्टेड नहीं है।
तो ये इस दोनों को क्या कहेंगे? तो देखो, जो इंटरकनेक्शन है सेल के साथ, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के साथ, इलेक्ट्रिकल जो एलिमेंट है उसके साथ जो इंटरकनेक्शन है वो कोई भी तरीके का हो सकता है, कुछ भी तरीके का हो सकता है, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। वो कनेक्टेड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जो इंटरकनेक्शन है उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। ठीक है। अब देखो, इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में आता है इलेक्ट्रिकल सर्किट। उस सर्किट को कब कहेंगे कि ये एक सर्किट है? तो देखो, अगर एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क क्लोज्ड है, क्लोज का मतलब क्या है? मतलब इसके अंदर कोई भी ऐसा पोजीशन नहीं है जहां पे ये कंडक्टर ब्रेक हो चुका है। ठीक है। इसके देखो, ये देख लो पहले। देखो, ये जो सर्किट है, मतलब ये जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क में कोई भी ऐसा पोजीशन नहीं है जहां पर ये कंडक्टर ब्रेक है। ठीक है। अगर ये अब ये कह सकते हो कि ये जो जगह है, ये जो एरिया है, ये तो फिल नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये ब्रेक है? नहीं। ये देखो, ये जो सेल है, मतलब ये जो चीज है, ये सेल का साइन है, मतलब ये सेल का सिंबल है। ठीक है। इस तरीके से हम सेल को समझते हैं। मतलब अगर ऐसे ड्रॉ होता है कहीं भी जगह पर, तो हम ये समझते हैं कि ये एक सेल का सिंबल है। ठीक है। तो देखो, ये एक रेजिस्टेंस है, एक सेल है, और ये जो चीज़ है वो कनेक्टेड है आपस में। मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे कंडक्टर ब्रेक हो चुका है। ये जो क्लोज्ड पाथ है, इस क्लोज्ड पाथ को हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है। इस क्लोज्ड पाथ को हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट। ओके, समझ गया? और ये जो चीज़ है इसको हम इलेक्ट्रिकल सर्किट नहीं कहेंगे, सॉरी, इसको हम इलेक्ट्रिकल सर्किट नहीं कहेंगे, ये सिर्फ नेटवर्क है, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है। ठीक है। तो अब देखो, ये जो इलेक्ट्रिकल करंट है उसका डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन मैंने नहीं बताया, तो डेफिनेशन मैं बता देता हूं कि इलेक्ट्रिकल करंट का डेफिनेशन क्या होता है। तो देखो, एक चीज देखो, इलेक्ट्रिकल जो करंट होता है और कोई भी चीज़ है उसका डेफिनेशन प्लीज़ मत याद करना, क्योंकि डेफिनेशन याद करने से कुछ नहीं होता है, इसको रटने से कुछ नहीं होता है, इसको समझना पड़ता है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल करंट क्या होता है? तो देखो, इलेक्ट्रिकल करंट कब फ्लो करता है, मतलब हम कब कहेंगे कि इलेक्ट्रिकल करंट है एक कंडक्टर के अंदर? अगर इलेक्ट्रिकल चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे तब हम कहेंगे कि उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिकल करंट है, इलेक्ट्रिक करंट मौजूद है। ठीक है। तो देखो, इलेक्ट्रिक करंट का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो क्या है? वो ये है कि समझो ये एक कंडक्टर है। ठीक है। ये एक कंडक्टर है। देखो, इस कंडक्टर का लेंथ कुछ भी हो सकता है और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये कुछ भी हो सकता है, मतलब ये बड़ा भी हो सकता है और ये छोटा भी हो सकता है। ठीक है। अगर समझो इस कंडक्टर की अंदर चार्ज ऐसे जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन समझो आप। ठीक है। चार्ज ऐसे जा रहा है। ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन का जो क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रॉन का जो टोटल चार्ज है, अगर वो Q होता है, देखो समझो इस इलेक्ट्रॉन का टोटल चार्ज है, मतलब बहुत ऐसे इलेक्ट्रॉन है जिसका टोटल चार्ज, मतलब ये समझो कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, वो ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब n इंटू ई क्या होता है? Q होता है, मतलब ये होता है टोटल चार्ज। ठीक है जी। ठीक है। तो ये जो टोटल चार्ज है, अगर ये टोटल चार्ज t सेकेंड में, अगर ये टोटल चार्ज t सेकेंड में कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया की अंदर से, अगर लेफ्ट साइड के अंदर, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाएगा, तो हम कहेंगे कि जो करंट होगा वो होगा Q/T। फिर बताते हैं। समझो चार्ज का टोटल जो चार्ज है वो है Q। ये Q जो चार्ज है, अगर ये Q चार्ज t सेकेंड में इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को कवर करेंगे, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया से जाएंगे
लेफ्ट से राइट की तरफ, तो हम कहेंगे कि आई क्या होगा, आई होगा Q बाई टी। ठीक है, इस आई का जो यूनिट है वो क्या है, वो है एम्पियर। द यूनिट ऑफ आई इज एम्पियर एंड द यूनिट ऑफ Q इज कूलम्ब। क्या है, कूलम्ब। ठीक है, CO कूलम्ब, COULOMB कूलम्ब। और ये जो करंट का जो यूनिट है वो है एम्पियर। क्या है, एम्पियर। ठीक है, और टी का यूनिट आप जानते हैं कि टी का यूनिट क्यों है, क्या है, सेकेंड। ठीक है, इसका मतलब जो करंट है एम्पियर जो है उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे कूलम्ब पर सेकेंड। क्या कहेंगे, कूलम्ब पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो 1 एम्पियर हम किसको कहेंगे, 1 एम्पियर। इसका मतलब क्या है, 1 एम्पियर इक्वल टू क्या होता है, 1 कूलम्ब पर 1 सेकेंड। ये सब बराबर, क्योंकि देखो 1 एम्पियर इसका मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड है 1, तो 1 कैसे आएगा, 1 बाई 1, तो 1 कूलम्ब बाई 1 सेकेंड, 1 कूलम्ब ओवर 1 सेकेंड, सिंपल है। अब देखो ये 1 कूलम्ब का मतलब क्या होता है, इस Q का मतलब क्या होता है, N इंटू E। तो इस 1 कूलम्ब का मतलब क्या होता है, मतलब 1 कूलम्ब हम किसको कहेंगे, हाउ मेनी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम्ब चार्ज। कितना ऐसा इलेक्ट्रॉन होंगे जब हम कहेंगे कि इसके अंदर 1 कूलम्ब चार्ज है। तो देखो इसके तो क्या करना होगा, 1 कूलम्ब से इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो क्या होता है, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो अगर हम डिवाइड करेंगे 1 से, ये डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, रिजल्ट आएंगे 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 1 एम्पियर करंट फ्लो करने के लिए एक सेकेंड में 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना जरूरी है। मतलब एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उसके अंदर से अगर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि जो करंट है वो है 1 एम्पियर। ठीक है, तो इसकी बात आते हैं, इसकी बात यह आते हैं कि एग्जाम्पल पे आते हैं एक। ठीक है, सर्किट भी हो गया, इलेक्ट्रिक करंट भी हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है वो भी हो गया। अब आते हैं कि इलेक्ट्रिक एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। तो देखो एग्जाम्पल ये है कि समझो एक कंडक्टर के अंदर से जो करंट है वो है I इक्वल टू 0.5 एम्पियर, और ये जो करंट है, ये करंट समझो 10 सेकेंड के लिए एक कंडक्टर के अंदर से जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर। ठीक है, तो टोटल चार्ज क्या होगा, मतलब Q इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, यह है क्वेश्चन। अब देखो हम ये जानते हैं कि I इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी होता है। इसका मतलब क्या होता है, Q इक्वल टू I इंटू टी होता है। तो I क्या है, 0.5 है, और T क्या है, 10 सेकेंड है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 0.5 इंटू 10 क्या होता है, 5 कूलम्ब, क्योंकि Q का जो यूनिट है वो क्या है, 5 कूलम्ब। ठीक है, तो कंडक्टर के अंदर से जो अंदर में जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो टोटल चार्ज क्या है, 5 कूलम्ब। ठीक है, और एक चीज हम लास्ट में समझेंगे, वो क्या है, देखो समझो एक कंडक्टर है। ठीक है, समझो एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है। तो अब ये कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करेगा जब ये कंडक्टर क्लोज्ड हो और उस कंडक्टर की आपस में, मतलब उस कंडक्टर से एक सेल कनेक्टेड हो। ठीक है, एक सेल हो सकता है, 2 सेल हो सकता है, कोई भी सेल हो सकता है। अब देखो इस सेल को कनेक्टेड होना जरूरी क्यों है, तो देखो पहले इस कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब देखो फ्री इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है वो बहुत क्या होता है, लो होता है। समझो आप एक कंपटीशन के लिए तैयार हो रहे हो, तो उस कंपटीशन में अगर आपका जो एनर्जी है वो लो रहेगा तो आप क्या दौड़ पाओगे, नहीं दौड़ पाओगे। तो क्या करना ज़रूरी है, आपको कुछ पिलाना ज़रूरी है। मतलब समझो हॉर्लिक्स पिलाना ज़रूरी है। हॉर्लिक्स हो सकता है, कॉम्प्लेन हो सकता है। ठीक है,
तो क्या होता है, एक कंडक्टर है समझो, तो इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं। इस फ्री इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है वो एनर्जी लो होता है। इस एनर्जी को हाई करने के लिए क्या जरूरत है, सेल की जरूरत है। क्यों जरूरत है, क्योंकि सेल के अंदर होता है पोटेंशियल एनर्जी। इस पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है वो बढ़ जाता है। अब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी अगर बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे। दौड़ करके इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे। तो इस तरीके से करंट फ्लो करता है। इसके लिए मतलब इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए एक क्लोज्ड पाथ होना जरूरी है, उसके साथ साथ एक सेल भी होना जरूरी है। ठीक है, तो बाद में ये बताऊंगा मैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब क्या, सर्किट के अंदर और क्या क्या रहता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर की बावजूद भी क्या क्या रहता है, इलेक्ट्रिक नेटवर्क, बहुत सारे ऐसे चीज़ मैं बताऊंगा। जब सेशन ऐसे होंगे तो बहुत सारे चीज़ मैं बताऊंगा। ठीक है, अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, इस इलेक्ट्रॉन का एक स्पीड होता है। ठीक है, इस स्पीड को हम कहते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। क्या कहते हैं, इस स्पीड को हम कहते हैं, रुकिए, ये जो स्पीड है, इस स्पीड को हम कहते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। ठीक है, अब ये ड्रिफ्ट स्पीड क्या होता है। ठीक है, तो देखो दो तरीके की कंडक्टर होता है, मतलब दो तरीके की मटेरियल होता है। ठीक है, पहले छोड़ दो, अभी समझो। दो तरीके की मटेरियल होता है, एक होता है क्रिस्टल मटेरियल और ये एक होता है कंडक्टर। ये क्रिस्टल मटेरियल क्या होता है, देखो क्रिस्टल मटेरियल का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो स्मूथली होगा। ठीक है, मतलब क्रिस्टल मटेरियल के अंदर से इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो करेंगे तो स्मूथली फ्लो करेंगे। ठीक है, लेकिन कंडक्टर जो है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो स्मूथली नहीं फ्लो कर पाएंगे। क्यों नहीं फ्लो कर पाएंगे, क्योंकि कंडक्टर के अंदर एटम होता है, वो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो एटम के साथ क्या करेंगे, टकराएंगे। समझो आप एक ट्रेन में हो, वो ट्रेन खाली है, पूरा का पूरा खाली है, तो आप अगर एक जगह से दूसरी जगह पर जाओगे उस ट्रेन की कंपार्टमेंट में, तो क्या आपको दिक्कत होगी, नहीं होगी। अब समझो उस ट्रेन पूरा का पूरा फिलअप है, कॉन्जेस्टेड है, अब क्या होगा, आप अगर जाओगे, आप एक जगह से दूसरी जगह पर जाओगे तो क्या होगा, आप लोगों के साथ टकराओगे। ठीक है, तो आपका जो स्पीड होगा वो घटता चला जाएगा। तो यही होता है कंडक्टर की वजह से। ठीक है जी, ठीक है, तो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, वो अगर जाएगा तो बाकी जो एटम है और जो बाकी जो इलेक्ट्रॉन है उसके साथ टकराएंगे, उसके साथ कोलाइड करेंगे। कोलाइड करने की वजह से उस इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड है वो घटता चला जाएगा। ठीक है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट स्पीड है वो बहुत कम रहता है। समझो कॉपर के लिए, मतलब कॉपर के लिए अगर बताया जाए तो कॉपर के लिए बहुत कम करंट फ्लो होता है, कम करंट फ्लो होता है। तो कम करंट के लिए उसका जो ड्रिफ्ट स्पीड रहता है इलेक्ट्रॉन का वो रहता है 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। ये होता है कॉपर के लिए ड्रिफ्ट स्पीड का मैग्नीट्यूड। अब ये क्वेश्चन आता है कि अगर इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट स्पीड इतना कम है तो अगर हम कोई भी स्विच ऑन करेंगे, मतलब कोई भी स्विच अगर हम ऑन करते हैं तो लाइट इतना जल्दी क्यों जलता है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट स्पीड बहुत कम है, तो इलेक्ट्रॉन को उस स्विच से, उस बल्ब से जाने में जो टाइम है वो बहुत कम लगना चाहिए, क्योंकि स्विच ऑन करने की बाद ही, मतलब जब ऑन करते हैं तब लाइट जलता है, इतने जल्दी क्यों हो पाता है वो काम, ये क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन का जो सवाल, मतलब इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो आपकी क्लास के लिए रिलेवेंट नहीं है। इसके लिए अगर आप चाहते हो कि इस क्वेश्चन का जवाब जवाब चाहिए आपको तो प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन मैं प्लान कर रहा हूँ। आपके अंदर क्वेश्चन ये है
कि इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट स्पीड है वो बहुत कम है, लेकिन स्विच ऑन करने की, अगर ऑन करते हैं उसी टाइम लाइट क्यों चलता है? ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो आज के लिए इतना ही है, आज के लिए पूरा इतना ही है। इसके बाद हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कराएंगे, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कराएंगे, बताएंगे कि इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है, सारे चीज़ कवर करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा ये सेशन, ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ बताइए। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू सो मच।